आपके फादर पीछे से? वो पाकिस्तान से पार्टीशन के टाइम पे वो दिल्ली आ गए थे। आपका बैकग्राउंड पूरा ट्रांसपोर्ट से रहा है? मेरा ट्रांसपोर्ट से रहा है, बट मैं बीच में थोड़ा सा अलग हो गया। मेरे को ड्राइवरों से बात करते हुए बड़ा अजीब लगता था। गाली गलौज की जिंदगी हो गई थी। रात को 2 बजे फोन आ जाना, 3 बजे फोन आ जाना। तो मैंने कहा पापा मेरे बस की नहीं है काम संभालना। डीप एंड तक की है, नहीं तो ऊपर ऊपर की पढ़ाई जो होती है सब कर लेते हैं। लेबर जो सिखाएगी ना वो स्कूल नहीं सिखाते। पूरा फैब्रिकेशन हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, बिजली वालों के साथ बैठ के सीखा कैसे तुम लोड बांधते हो, कहीं पे लोड रह गया तो उसको कैसे लूप करोगे आप। जीटी की ग्रोथ हुई तो एनएसआईसी से ही है। आपको भी पता है वी स्टार्टेड विद एनएसआईसी और वी हैव डन वेरी एक्सीलेंट शोज इन एनएसआईसी। कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स है ना उसके लिए एक प्रोफेशनल रिलेशन हमारा बहुत कम है, एक पर्सनल टच बहुत ज़्यादा है। एमएसएमई के सपोर्ट से हम कर रहे हैं कि जिससे छोटे जो शॉपकीपर हैं, जो छोटे बिजनेस जो उनको सब्सिडी मिल जाए। सर अभी तो एआई पे हम सोशल और ऑटोमेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे आने वाले 2-3 साल के अंदर, जिसके अंदर की हर चीज़ को ऑटोमेटेड पे आ जाए। मैं आरके त्रिपाठी फ्रॉम कम्युनियन पब्लिकेशन। लास्ट 35 इयर्स हमने प्रिंट मीडिया में काम किया है और आज मेरा अवसर है जो अमरीश भाई जी के साथ बात करेंगे और बातचीत करेंगे कि हम इस इंडस्ट्री पर कैसे आए और इस इंडस्ट्री का आगे भविष्य क्या है। अमरीश जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, कहने की जरूरत नहीं। इंटायर गारमेंटिंग, टेक्सटाइल, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जानती है इनको। तो हम शुरू बात करते हैं। अमरीश जी, कहाँ जन्म स्थान कहाँ था? दिल्ली का? दिल्ली में पैदा हुए हैं। हाँ, बॉट एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली ओनली। हाँ, पढ़ने के लिए मैं मल्टीपल जगह गया हूँ, दिल्ली, वाराणसी। अच्छा। उसके बाद शिमला में भी गया हूँ हॉस्टल के अंदर। अच्छा, फिर बैक टू दिल्ली। तो गदौलिया के पान खाए थे कि नहीं? गदौलिया का काम खुद खाए। बनारस में तो हमारा ऑफिस था। अच्छा, बनारस में हमारे पिताजी का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। हाँ, गदौलिया के पान खूब खाए हैं। अच्छा। काशी चाट भंडार की चाट भी खूब खाई है। अच्छा, तो क्या उम्र रही जब आप मतलब आप पैदा हुए दिल्ली में? दिल्ली के बाद किस एज में आप शिफ्ट किए दूसरी तरफ? सर स्कूलिंग के लिए मैं शिफ्ट करता रहा। जैसे ट्रांसपोर्ट का बिजनेस वाराणसी में था, कभी वाराणसी हो जाते थे, कभी दिल्ली आ जाते थे। वहाँ पे स्कूलिंग की कमी थी, कभी दिल्ली आ गए। फिर पापा को लगा हॉस्टल में चले जाओ, 3 साल हॉस्टल में भी रुके। फिर मेरा दिल नहीं लगा, फिर दिल्ली शिफ्ट करवा दी उन्होंने। तो दिल्ली के किस एरिया में रहे? साउथ दिल्ली, कालका जी में ही रहा हूँ मैं। अच्छा, शुरू से कालका जी में रहे हैं। आपके फादर पीछे से? वो पाकिस्तान से। कौन से जिले से? जिले तो बताना मुझे बड़ा मुश्किल है। अच्छा, हाँ, हाँ। पाकिस्तान से हैं। हाँ। पार्टीशन के टाइम पे वो दिल्ली आ गए थे। हाँ, तो उनके साथ कौन? आपके दादा दादी आए थे? मेरे दादाजी थे, दादाजी से सब आए थे साथ में। तो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में पिताजी कैसे आए? मेरे पिताजी मर्चेंट नेवी में थे पहले। मर्चेंट नेवी में थे। देन मर्चेंट नेवी छोड़ के हमारे पापा के जो मामा जी थे उनका ट्रांसपोर्ट का काम था। हाँ, तो कश्मीर रोड लाइन करके। तो मर्चेंट नेवी में क्या वो इंटरनेशनल किसी कंपनी में थे? मर्चेंट नेवी में शिप पे रहते थे, इंटरनेशनल। ही वाज फर्स्ट इंजीनियर और ही इज सपोर्टिंग क्रू मेंबर? ही वाज सपोर्टिंग क्रू मेंबर। अच्छा, तो वहाँ से फिर वो निकल के ट्रांसपोर्ट के मामा जी ने बोला तो एक ब्रांच ऑफिस संभाल। अच्छा, तो वो रेणुकूट करके एक जगह है वाराणसी के पास। हाँ, रेणुकूट है, हिंडाल्को की जो फैक्ट्री है। अच्छा, रेणुकूट तो वहाँ का उनको हेड बना के भेजा गया। फिर हेड बना के फिर वहाँ से फिर मामा जी ने काम बंद कर दिया। पापा ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया हमारा ट्रांसपोर्ट का। ये कौन से साल होगा, कुछ आपको थोड़ा बहुत? मेरे फादर ने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस किया था 52 से लेके जब तक उनकी लास्ट डेथ हुई तब तक वो बिजनेस में एक्टिव रहे हैं। आपका बैकग्राउंड पूरा ट्रांसपोर्ट से रहा है? मेरा ट्रांसपोर्ट से रहा है, बट मैं बीच में थोड़ा सा अलग हो गया। मेरे को ड्राइवरों से बात करते हुए बड़ा अजीब लगता था। गाली गलौज की जिंदगी हो गई थी। रात को 2 बजे फोन आ जाना, 3 बजे फोन आ जाना। तो मैंने कहा पापा मेरे बस की नहीं है काम संभालना। गाड़ियाँ मैं नहीं संभाल सकता। मैं अपना इवेंट लाइन में आ गया। आई स्टार्टेड विद वेरी स्मॉल स्केल। अपना काम मैंने शुरू किया था। किस साल में? तो मुझे 25 साल हो गए। 25 साल पहले, 25-30 साल पहले मैंने शुरू कर दिया था, इवेंट का काम शुरू कर दिया था। और रातों को जग के मैंने काम सीखा था। जो लेबर काम करती है ना, अच्छा, जो वर्कर जो काम आज हमारे करते हैं, अच्छा, फैब्रिकेशन वगैरह का बेसिक चीज, तो उनसे बैठ के रात को सीखता था वो कैसे काम करते हैं, वो क्या जुगाड़ करते हैं, किसी चीज गलत लग रही हो तो उसको कैसे सीधा करते हैं। तो ये सब चीजें मैंने उनसे सीखी है। ये ग्रेजुएशन के बाद आपने, आपका एजुकेशन कहाँ तक था? सर मैंने बीकॉम तक किया हुआ है। अच्छा, वो दिल्ली से? अच्छा, और फिर ये सब चीजें मैंने उनसे सीखी है, जिससे कि मेरे को थोड़ी बहुत जो नॉलेज है डीप एंड तक की है। नहीं तो ऊपर ऊपर की पढ़ाई जो होती है वो सब कर लेते हैं। लेबर जो सिखाएगी ना वो स्कूल नहीं सिखा सकता। तो फैब्रिकेशन का काम पूरा जानते हैं? पूरा फैब्रिकेशन हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, बिजली वालों के साथ बैठ के सीखा
कैसे तुम लोड बांटते हो, कहीं पे लोड रह गया तो उसको कैसे लूप करोगे आप, सब चीजें मैंने उन्हीं से सीखी है। रात को उनके साथ बैठ के खाना खाता था, लेबर के साथ ही। उन्हीं के साथ रोटी। हाँ, मतलब उनके साथ रोटी खाता था, उनको ये लगता है कि उनके साथ ही होंगे, तो उसी से काम सीखा, नहीं तो मैं काम नहीं सीख सकता। ये कौन सी एज रही होगी आप जब ग्रेजुएशन के बाद आप इसमें सर ये जब मैं इस लाइन में आया 30 साल का था। अच्छा 30 साल का था। 28-29 में मैं आ गया था, आज मेरी उम्र 52 है। तो 30 के एज में तो आदमी मेच्योर हो जाता है, ऐसे काम सीखता नहीं। आपने उस एज में ऐसे काम कैसे सीखे? सर जब मैंने एक डाइवर्सिफाई करना सोचा था ट्रांसपोर्ट से, तो मुझे ये इवेंट लाइन बड़ी पैशनेट लगती थी। तो किसी चीज़ को सीखने का तो कोई उम्र होती नहीं त्रिपाठी जी। आज भी कोई चीज़ मेरे को नहीं आती तो मैं सीखने में पिछड़ता नहीं हूँ। ये कौन सा साल रहा होगा जब आपने बेसिकली फैब्रिकेशन और ये सब सीखा आपने? 90s के आसपास हुआ, 90-91 के आसपास सीखना शुरू किया। उसी साल मैं दिल्ली आया हूँ। हाँ, उसी समय मैंने शुरू किया था सीखना। अच्छा। और सीखते 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 फिर शादियों में भी घुस गए, केटरिंग भी करनी शुरू कर दी हमने। फिर उसके बाद सानी साहब से मिला मैं 2001 के अंदर। आप 2001 में मिले? हाँ जी। अच्छा, प्रगत मैदान वाला हॉल नंबर 11 वाला। रघुनाथ की शो के बाद, अच्छा, जब ये NSIC में घुसे थे, अच्छा, तब मेरी मुलाकात सर से हुई थी। कैसे कुछ रिलेशन था, कैसे मुलाकात सर हुई? ऐसे ही किसी के थ्रू मैं मिला था इनका शो मैनेज करने के लिए। 2 साल मैंने शो मैनेज किया इनका। फिर उसके बाद रिक्की जी ने बोला कि अमरीश तो हमारे को ज्वाइन कर ले, तो हमें इकट्ठे करेंगे। तो रिक्की जी की पर्सनालिटी आपको पता ही हो, किस प्यार से बात करते हैं। और सानी साहब ने उतना ही प्यार दिया है, उतनी इज्जत ही दी है उन्होंने। बस वो लगाव से जुड़ते गए और आज यहाँ पे हैं। तो बख्शी जी बाद में आए या? बख्शी जी और मैं इकट्ठे हैं। बख्शी जी 2 महीने पहले आए, मैं 2-3 महीने बाद आए। मैं बख्शी जी बचपन के दोस्त थे, वो भी कालका जी के रहने वाले। अच्छा, मैं भी कालका जी का रहने वाला। अच्छा, तो बख्शी जी का तो योगदान बहुत रहा है मेरे को यहाँ लाने के लिए भी। अच्छा, नहीं अच्छा, बख्शी जी का मतलब आप दोनों एक साथ ही आए? थोड़ा टाइम का फर्क था। अच्छा, थोड़ी देर का फर्क। तो फिर GT आपने शुरू की, तो जैसा कि देखा जाए मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। अब आप क्या सोचते हैं, कैसे इस इंडस्ट्री में आगे क्या भविष्य है, आगे की क्या प्लानिंग है? सर देखो, गारमेंटिंग आज की डेट में इंडिया विल बी द नेक्स्ट जायंट इन गारमेंटिंग। डोमेस्टिक वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग। एक्सपोर्ट के अंदर जो मेरा विजन कहता है, जो मैं पढ़ता हूँ, 2027 शुड बी द बेस्ट। जो इंडस्ट्री, जो हमारे एक्सपोर्टर भाई हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर जो 2026 के अंदर अपने को अपग्रेड कर लेंगे, वो 2027 में पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। ये तो ग्लोबल सिनेरियो बना हुआ है, वॉर हो गया, ट्रम्प जी का टैरिफ लग गया, तो ये हमारा ये साल थोड़ा वीक चल रहा है। पर मुझे जो लगता है 2027 के अंदर हम टेक्सटाइल सेक्टर को विल बीट ऑल द कंट्री। दुनिया की निगाहें इंडिया पे है। इंडिया पे। हाँ, इस वक्त इंडिया पे। तो अभी आपने जो आप जुड़े 2001 में, ओखला शुरू हुआ 2002-3 से। 2002 से ओखला, 2007 फिर ग्रेटर नोएडा, फिर ग्रेटर नोएडा टू ओखला। आप प्रगति मैदान में नहीं रहे, तो कैसी रही है जर्नी 2000? क्योंकि वो जंगल रहा है। सर वो जब मैं और सानी साहब उस जगह पे गए थे, सानी साहब पहले देखने गए थे, रिक्की जी और सानी साहब, वो झाड़ियाँ होती थी, पूरी झाड़ियाँ कटवाई गई। जो उनका बिल्डिंग वाला हॉल है, उसके लेफ्ट हैंड साइड के अंदर बहुत बड़ा पहाड़ था, उसको हमने सफाई कराया। रोड बनाई गई पूरी, अंदर हमने बनाई, GT ने बनाई। जो सरफेस बना वो GT ने बनाया। उसके ऊपर हमने एग्जीबिशन करनी शुरू की और लोगों को थोड़ा थोड़ा विश्वास बनना शुरू होगा कि यहाँ पे भी एग्जीबिशन हो सकती है। बट 2007 के अंदर हमारे को अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे आने के लिए। जब हमने यहाँ पे शो किया, दैट वाज द बिगेस्ट शो वी डिड। और लोगों का जो गेस था कि विजिटर नहीं आएगा, उस साल हमारे पास 26,500 आदमी आया था विजिटर। रिकॉर्ड ब्रेकिंग मुझे अभी तक याद है। मेरे कुछ फ्रेंड्स जो फैब्रिकेशन का काम भी करते हैं, हम गोल चक्कर जो आप बाहर देख रहे हो, वहाँ पे रस्सी लेके खड़े थे, भैया अंदर जाने की जगह नहीं है। हमारे लैंडर्स खत्म हो गए थे, हमारे रजिस्ट्रेशन बैजेस खत्म हो गए थे, सब इमीडिएटली प्रिंट होके आ रहे थे और आते थे यूज होते थे, आते थे यूज होते, इस सर्कल पे आ गए थे। दैट वाज द बिगेस्ट शो वी हैव डन इट। और इस साल आप देख रहे हो, आप आफ्टर कोविड चाइना की पार्टिसिपेशन दोबारा आनी शुरू हो गई है और इंडस्ट्री का बड़ा सपोर्ट रहा है। और सानी जी और रिक्की जी के साथ एक प्रोफेशनल से ज़्यादा पर्सनल बॉन्डिंग रही सर एग्जीबिटर की। और अब रिक्की जी के ना होने के बाद तो हम लोग कोशिश करें कि जो उनका विजन था, जो बड़े सर का विजन है, उसको बढ़ाया जाए।
घटना नहीं दिया जाए किसी भी कीमत के ऊपर। तो अभी हम लोग सब उसी के चल रहे हैं जोश पे। 2002 हाँ। ओखला और फिर 2006 तक और फिर वापस 8 से लेके 8 से लेके कोविड से पर ये जो तो 2001 से शुरू की 2005-6 में क्या क्या तकलीफें आई? सर तकलीफें देखो ऐसी तो कुछ नहीं था, एक स्ट्रक्चर लगाते थे हम वहाँ पे, पुलिस की परमिशनों की बड़ी प्रॉब्लम आती थी हमारे को, इलेक्ट्रिकल परमिशन की बड़ी प्रॉब्लम आती थी, सारी एग्जीबिशन जेनसेट पे चलानी पड़ती थी हमारे को। फिर एक दिमाग में डर रहता था बारिश का हमेशा, ये हुआ ये और बारिश जीटी के साथ तो एक खास प्यार है बारिश का। पता नहीं, हमारे अंकल जी का नाम जब भी जीटी होगी जिस बड़ी टाइम पे कल बारिश होनी है। तो उसको देखते हुए सिनेरियो को देखते हम लोग बड़ी प्रिकॉशन लेते थे वहाँ पे। सानी साहब रात को 2-2 बजे आते थे वहाँ पे राउंड मारते, जितनी मर्जी ठंड हो राउंड मारते, एक एक चीज देखते थे, कोई कमियां होती थी हमारे को बताते थे। और सानी साहब की एक सिफत ये थी कि उनकी नजर गलती में जल्दी पड़ती थी, जिसे हम वो चीज को रेक्टिफाई कर लेते थे। बाउंड्री बनाओ, इस पे तरपाल डलवाओ, पानी अंदर ना आए, ये सब चीजें सानी साहब की गाइडेंस से हम चलते रहे। तो जीटी का शो हमने वहाँ भी बहुत अच्छा किया है। जीटी की ग्रोथ हुई तो एनएसआईसी से ही है, आपको भी पता है, वी स्टार्टेड विद एनएसआईसी और वी हैव डन वेरी एक्सीलेंट शोज इन एनएसआईसी। बट जब एक आदमी को अपॉर्चुनिटी मिलती है पक्के स्ट्रक्चर में जाने की, तो व्हाई नॉट टू मेंटेन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो आई थिंक वी हैव स्टार्टेड मेंटेनिंग दैट फॉर लास्ट 3 इयर्स। कौन सा साल वहाँ ओखला वाले में बहुत तकलीफ दे रही है जो आप बताएं, जिससे और भी ऑर्गेनाइजर या कोई आन सीख सके, और कौन सा साल बहुत बढ़िया रहा, ये अब थोड़ा सा 2006 तक? सर देखो साल बताना बड़ा मुश्किल है। एक साल मुझे याद है कि बारिश आई थी बहुत ज्यादा, सानी साहब का ऑपरेशन हुआ था हिप जॉइंट का, मैं और रिक्की जी घबरा गए थे, ग्राउंड के अंदर आधा फुट पानी था। हमने कहा कि सर एग्जीबिशन को एक दिन डिले कर देते हैं, बंद कर देते हैं आज, कि पावर चालू करना शुरू। बड़े सर ने कहा बेटे आप लोग देख लो साइड पे कैसे हो। मैं और रिक्की जी घर से 9:30 बजे साइड पे पहुंचे। एग्जीबिटर को हमने बाहर ही रोक दिया था। हॉल के अंदर हमने एडिशनल मैन पावर लगा के, कारपेटिंग चेंज करके, जो बेस्ट कर पाए हमने किया। 10:30-11 बजे ना एग्जीबिटर अंदर जाने शुरू हो गए, हम भी आराम से बैठे थे देखते हैं क्या होता है। उस दिन हमने आधा 1 घंटा पावर थोड़ी डिले शुरू की थी, तो भगवान की कृपा से हमने जब पावर स्टार्ट की कोई फॉल्ट नहीं निकला। हमारी इलेक्ट्रिकल टीम ने बहुत मेहनत की रात को, कारपेटिंग टीम ने, हाउसकीपिंग टीम ने बड़ी मेहनत की, जिससे हमारा वाला शो बहुत बढ़िया गया। लोगों को जो थी डर था कि यार शो होगा कि नहीं होगा, ऐसा कोई सब चीज़ बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन किया गया। सानी साहब की गाइडेंस लेके जैसे हम और रिक्की जी आए वैसे ही उसको मेंटेन करके चले, और वो शो बहुत बढ़िया गया हमारा। उसके बाद शोज तो हमारे सारे एनएसआईसी में अच्छे गए हैं, खाली एक शो में थोड़ी प्रॉब्लम एसी करके हो गई थी हमारे को, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ द गेम एंड वी रीबिल्ड दैट ट्रस्ट अगेन इन द आवर एग्जीबिटर्स। बैंगलोर में शो करके हमने वो जीत लिया। ये तो हमारी इंडस्ट्री का ही प्यार है सबके साथ। यदि कोविड से पहले देखा जाए विजिटर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा शो आपके नॉलेज में जो बहुत अच्छा रहा? सर जीटी का शो सारे अच्छे रहे। एनएसआईसी के अंदर प्लस माइनस 500-1000 आदमी का ही रहा है मेरा। मैं बोलूँ बहुत ज्यादा टूर्नामेंट तो वो कभी 500 आदमी प्लस हो जाते, कभी 1000 आदमी प्लस। कांस्टेंट ग्रोथ ही रही जीटी की एनएसआईसी के अंदर। वी हैव नेवर सीन अ डिक्रीज इन जीटी एट एनएसआईसी। तो मैं कोई पर्टिकुलर साल बोल नहीं सकता, तो सारे साल बहुत एक्सीलेंट थे हमारे लिए। इंटरनेशनल जैसे कोविड से पहले चाइनीज पार्टिसिपेशन बहुत था, कोविड के बाद चाइनीज पार्टिसिपेशन कम हुआ, तो आप लोगों ने कैसे उस चीज को मैनेज किया उन सालों में? सर देखो फाइनेंशियल लॉस तो हुआ था उस सालों के अंदर, बट हमारा विजन ये था कि जो भी एग्जीबिशन हम करें स्टैंडर्ड की करें, वर्ल्ड क्लास करें, डायरेक्ट आए या ना आए, इनडायरेक्ट आ जाए, उनके एजेंट्स आ जाए पार्टिसिपेट, तो वी आर वर्किंग ऑन दैट। तो कोविड के बाद इस साल जो हम शो कर रहे हैं अपना 2026 के अंदर, इसके अंदर जब चाइनीज का फर्स्ट टाइम वीजा मिला हमारी इंडस्ट्री के अंदर, तो वी आर एबल टू ब्रिंग देम अगेन बैक टू प्लेटफॉर्म। और अगले साल यू विल सी वी विल हैव अ मच मोर बिगर नंबर ऑफ चाइनीज पार्टिसिपेशन विद अस। अभी भी कईयों को वीजा नहीं मिला, लास्ट राउंड पे 2-4 नाइट्स को नहीं मिला, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ द गेम। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कोविड के बाद थोड़ी सी पार्टिसिपेशन कम हुआ है, अनसर्टेनिटी आई है, लेकिन जीटी की हिस्ट्री जहां तक देखा जाए, मैं जैसा कि देख रहा हूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन थी मिस्टर मेहता की है 4-5 साल, जाकिर साहब 5-6 साल, लेकिन जीटी ने एक माइलस्टोन खड़ा किया, हिस्ट्री क्रिएट किया है इस इंडस्ट्री में, जो आई थिंक एशिया में चाइना को छोड़ करके किसी ने। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? आप उसके सहभागी रहे।
सर देखो, इसके अंदर ना सानी साहब और रिक्की जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं ना, उसके तो एक प्रोफेशनल रिलेशन हमारा बहुत कम है, एक पर्सनल टच बहुत ज़्यादा है। तो उस पर्सनल टच के कारण जीटी की जो ग्रोथ रही है, जो एग्जीबिटर का सपोर्ट रहा है, एग्जीबिटर का फेथ रहा है, उस कारण हमारी कंपनी ने ग्रोथ ही की है। ऊपर नीचे हर बिजनेस में होता है मार्केट सिनेरियो के हिसाब से, बट मैं बोलूँ कि नहीं, हमारी इंडस्ट्री के अंदर हमारे सारे एग्जीबिटर भाइयों ने हमारे को पूरा सपोर्ट किया है, जिसके कारण हम एक सर्टेन लेवल तक बैठे रहे हैं। चाइना के बाद हमारी एग्जीबिशन इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एग्जीबिशन, जिसके अंदर हर चीज़ को कवर किया गया है। छोटे से छोटा व्यापारी भी आ सकता है, बड़े से बड़ा आदमी भी आता है, टेक्नीशियन भी यहाँ पे आके एग्जीबिशन देख के अपग्रेड करता है, और एक्सपोर्ट कंपनी का मालिक भी आके करता है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे स्टार्टअप जिसने करना हो वो यहाँ आकर विजिट भी करता है एग्जीबिशन, तो वो अपनी 2-3 महीने की मेहनत के अंदर अपनी एक गारमेंटिंग यूनिट लगा सकता है। उसको अंडर वन रूफ हर चीज़ मिल जाती है उसको देखने के लिए। जैसे किस किस तरह की मशीनें मिलती हैं बेसिकली? तो स्विंग ले लो, एम्ब्रॉयडरी ले लो, कटर ले लीजिए, कैड कैम ले लें, स्पेयर पार्ट ले लें, लॉन्ड्री फिनिशिंग ले लें। आज की डेट में एआई है, एआई ले लीजिए आप। तो हर चीज़ की डिस्प्ले हमारी यहाँ पर है ही है। स्पेशलाइज गारमेंट मेकिंग मशीन है, लेदर मशीन भी ऐड हो रही हैं धीरे धीरे। इस बार आप देखिए बंगाल स्विंग मशीन वाले हैं जो शू मेकिंग और लेदर के अंदर बहुत बड़े हैं, उनका बहुत बड़ा स्टॉल है हमारी एग्जीबिशन के अंदर। निफ्ट वालों का सपोर्ट है हमारे पास, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से सपोर्ट आ गया हमारे पास, एमएसएमई के सपोर्ट से हम कर रहे हैं कि जिससे छोटे जो शॉपकीपर हैं, जो छोटे बिजनेस जो प्रोग्राम, उनको सब्सिडी मिल जाए, वो भी यहाँ के प्रोडक्ट डिस्प्ले करें। आप इसे जरा डिटेल करेंगे कि एसएमई में क्या छोटे लोगों को क्या बेनिफिट हो सकता है, कितने स्क्वायर मीटर पर? सर एमएसएमई के जो जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं उनको 9 स्क्वायर मीटर के करीब की सब्सिडी मिलती है, डिपेंडिंग ऑन ₹75 to 1,25,000 का पैकेज होता है। उसके अंदर हर साल वो डिसाइड करते हैं कितनी की सब्सिडी देनी है, तो उसके ऊपर वो बेस करते हैं। जो एमएसएमई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर रजिस्टर्ड है, ये बेनिफिट उन्हीं को मिलता है माइक्रो के अंदर। ऑलमोस्ट सब बेनिफिट है, तो उसमें क्या तरीका क्या होता है कि वो कैसे आपके यहाँ स्टॉल लगाएं, कैसे बेनिफिट पा सकते? सर वो हमारे यहाँ जो स्टॉल लगाते हैं, हमारी रति मैम है जो एमएसएमई को पूरा डील करती है, वो पोर्टल पे कैसे अपलोड करना है। एक एमएसएमई वाले हमारे को टारगेट देते हैं कि 50 एग्जीबिटर को हम बेनिफिट देंगे, 60 को देंगे, 40 को देंगे। जो फर्स्ट कम फर्स्ट रजिस्टर करता है उसी को मिलता है। ये नहीं कि मैं लास्ट डे पे पोर्टल बंद हो जाता है हफ्ता 10 दिन पहले, जिन्होंने रजिस्टर किया वो सब्सिडी उन्हीं को मिल पाती है। तो जब आप बुकिंग खोलते हैं उससे लेकर के कब तक, ताकि एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा, लोग आए। सर बेसिकली बुकिंग खोलते समय एमएसएमई के सपोर्ट नहीं आती, एमएसएमई की सपोर्ट आती है एग्जीबिशन के पास 1.5-2 महीना 3 महीने पहले। 3 महीने से लेके हमारे को 25 दिन से 30 दिन का टाइम गैप मिलता है, 1 महीने का। जिन्होंने पहले की हुई थी ये बुकिंग उनको भी बेनिफिट मिल सकता है, जो नहीं करता उनको भी बेनिफिट मिल सकता है। तो हम उस चीज़ को देखते हुए चलते हैं। ये आप बताएंगे किसका स्टॉल है? तो ये डीसीसी का स्टॉल है, नवा कलाकारी मिलर्स वाले का। दे आर इनटू डिजिटल प्रिंटिंग। अब इन्होंने इन हाउस बनानी मेक इन इंडिया मशीन शुरू की है। इस बार इन्होंने वो डिस्प्ले किया है, पूरा मेक इन इंडिया अपनी मशीन को किया है डीसीसी के बैनर के अंदर ही। आप देख सकते हैं सारी डिजिटल प्रिंटिंग मशीन लगी हुई है यहाँ पे। दे आर वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज इन इंडिया फॉर डिजिटल प्रिंटिंग मशीन। ये स्विंग मशीन है, ये मैकी की मशीन है, ये चाइना की डायरेक्ट कंपनी की पार्टिसिपेशन है हमारे पास। अच्छा। ये काफी साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और एक इनका एरिया फिक्स है। एनएसआईसी के अंदर 350 स्क्वायर मीटर के करीब लेते थे, यहाँ पे 250 स्क्वायर मीटर के करीब एरिया लेते हैं। और मिस्टर विल हैं जो इनके चाइनीज इंडिया देखते हैं कंट्री, उनके साथ हमारे बड़े अच्छे रिलेशन हैं। और वी आर इनटू स्विंग मशीन्स और अपना स्पेशलाइज्ड कस्टमाइज्ड मशीन्स आल्सो। आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी इनकी जो भी है। कितने पुराने पार्टिसिपेंट्स हैं आपके? इनके पास हमारे पास हो गए 7 साल हो गए इनको। 7 साल हो गए। ये इसका इंडिया में एजेंट है या डायरेक्ट करते हैं? ये भी तो मैकी का डायरेक्ट स्टॉल है। ये मैकी ऑफिस ही यहाँ पे स्टॉल लिया है। ये सामने देख रहे हैं आप, स्ट्रॉन्ग एच है। हाँ। ये महावीर जी हैं हमारे बैंगलोर से। हाँ। बैंगलोर से FDM इनका ब्रांड है। दे आर ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग मशीनरी एंड स्पेयर पार्ट सप्लायर ऑफ द कंट्री। स्विंग मशीन सेगमेंट सदैव बड़ा स्ट्रांग रहा आपके। हाँ, स्विंग और एम्ब्रॉयडरी ये हमारा और स्ट्रेंथ रही है। और नेम द ब्रांड विच मैटर्स, वो GT में पार्टिसिपेट करता ही करता है। नो वन वांट्स टू
स्केप जीटी, एक एक वो हमारा वो बन गया है कि एग्जीबिटर आल्सो लुक फॉरवर्ड एंड विजिटर आल्सो लुक फॉरवर्ड टू विजिट जीटी। कितना चेंज आया है 2002 से आज हम 2026 में हैं। इंडस्ट्री में चेंज हुई, बहुत पुराने सीनियर लोग नहीं रहे इस इंडस्ट्री में, या उनके जनरेशन आ रही, आगे इसको आप कैसे लेके चलेंगे और क्या सोचते हैं आप? सर आज की डेट में जो पुराने हैं वो तो है ही है, पर उनकी जो नई जनरेशन आई है वो बहुत बढ़िया काम कर रही है, टेक्नोलॉजी के साथ चलती है। हम भी जब मिलने जाते हैं कई चीजें हमें नहीं होती तो बताते हैं कि सर आप इसको इस बार ऐसे करोगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा, पब्लिसिटी हम ऐसे करोगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। पहले हम न्यूज़पेपर एड्स पे खाली डिपेंडेंट होते थे, आज हम सोशल मीडिया पे इतना डिपेंडेंट है। जिससे आज साल अगर हमें देखा जाए, टिल यस्टरडे इवनिंग हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की थी 42,000 पर्सन की, वी हैव ऑलरेडी डन रजिस्ट्रेशन। और विजिटर देखा जाए तो यस्टरडे टिल यस्टरडे वी हैव क्रॉस्ड 9,800 विजिटर्स एंड दैट इज अ ट्रेमेंडस फॉर डे 2। और आने वाले 2 दिन के अंदर वी आर एक्सपेक्टिंग टू गेट मे बी अराउंड 8 to 9,000 मोर विजिटर्स। आपके पास डेटाबेस बहुत बड़ा है। हमारे पास डाटाबेस सर हमारे पास जो है तो है ही है, आप लोग का भी सपोर्ट पूरा रहता है, इंडस्ट्री का भी सपोर्ट रहता है। नहीं, मैं इस पर आना चाहता हूँ, जो 2001-2 में थे और 2012-14 तक मोबाइल नंबर उतने इम्पोर्टेंट नहीं थे, तो जो बेसलाइन का डेटाबेस था उसको मोबाइल में आपने उस डेटाबेस को कैसे मैनेज किया, मैं थोड़ा सीखना सर उसके अंदर हमने क्या किया, हमने एक स्पेसिफाइड टीम बनाई थी ऑफिस के अंदर, जिनके मोबाइल नंबर नहीं थे, ईमेल आईडी नहीं थे, लैंडलाइन नंबर थे, उनको लैंडलाइन नंबर पे कॉल कर करके उनके मोबाइल नंबर लिए गए, जिनके पास थे उनकी ईमेल आईडी ली गई। हमारे बख्शी जी वगैरह थे जो टीम में थे, वो मार्केट जाते थे, सबसे मिलते थे, उनके नए नंबर लिए जाते थे, जो नए आदमी इस पे एम्प्लॉयड किए उनके नंबर लिए जाते थे। आज की डेट में स्टाफ क्या होता है कि आज एक कंपनी में तो कल दूसरी कंपनी में चला जाता है, तो वो डाटा हमारे पास सेव ही रह जाता है उसका। तो इसको हम मेंटेन करते थे और हर 6 महीने में हम इसको वैलिडेट करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। आज की डेट में बड़े अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो ईमेल वाला को मेल चिप के थ्रू हम कर लेते हैं। ये कहाँ की कंपनी है? ये भी चाइना की कंपनी है सर। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन? हाँ जी सर। ये स्विंग मशीन, स्पेयर पार्ट्स। अभी आप सिस्मा विजिट किए, क्या देखा आपने सिस्मा? सिस्मा में आपने कई बार विजिट किया है। सर सिस्मा तो बेसिकली हमारी एग्जीबिशन की वो कह लो महाकुंभ है। हम रीजनल कुंभ हो गए, वो महाकुंभ है। वहाँ पे तो देखो एम्ब्रॉयडरी मशीन, स्पेयर पार्ट्स, हैंगर सिस्टम, कैड कैम। इस बार जब मैं चाइना गया हूँ 2 चीज़ें बड़ी कॉमन देखी, हर कंपनी ने हैंगर सिस्टम बना लिया है, हर कंपनी ने स्प्रेडर बना दिया है। इतनी ऑटोमेशन इंडस्ट्री में बढ़ रही है। बेसिकली लेबर, कोविड के बाद सबको ये समझ आया कि लेबर इंटेंसिव जितनी कम होगी, ऑटोमेशन में जितना हम डिपेंड करेंगे उतनी ग्रोथ फास्टर होगी। ऑटोमेशन आया। हाँ। और इंडिया में अभी क्या सोचते हैं, क्या ऑटोमेशन का क्या स्कोप है, इंडिया में अभी क्या पोटेंशियल है, आप क्या देखते हैं इसको? सर आने वाला टाइम तो ऑटोमेशन का ही है सर। इफ यू सी साउथ हैज ऑलरेडी स्टार्टेड टू डाइवर्सिफाई टू ऑटोमेशन। नॉर्थ के अंदर अभी थोड़ा धीरे है, बट नॉर्थ हैज आल्सो स्टार्टेड टू डूइंग दैट। जितनी बड़ी कंपनीज हैं वो ऑटोमेशन में जानी शुरू हो गई हैं। डोमेस्टिक वाला जो छोटा वाले कारीगर हैं उनको टाइम लगेगा, पर धीरे धीरे वो भी इस पे शिफ्ट हो जाएंगे। पिछले 24 सालों में आपने इस इंडस्ट्री में काम किया, इस इंडस्ट्री में आपने बहुत कुछ देखा। क्या सोचते हैं कि आगे आने वाले दिनों में इंडस्ट्री में क्या संभावनाएं हैं, क्या अभी होगा? सर आने वाले टाइम में जैसे मैंने आपको त्रिपाठी जी पहले बोला है कि 2027 will be made in India, make in India and made in India for the world also। तो आप देखोगे जो गारमेंट इंडिया में बनेगा वही बाहर मिलेगा आपको मैक्सिमम। बांग्लादेश के हालात आपको वैसे ही पता खराब है, चाइना के साथ वैसे ही आपको पता है वर्ल्ड का थोड़ा डिफरेंस चल रहा है। अगर ये टैरिफ वॉर नहीं होती तो इस बार भी हमारे को दिक्कत नहीं होती। दूसरा मुझे जहाँ तक लगता है हमारे पास बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, रॉ मटेरियल सारे हमारे पास, रॉ मटेरियल सारे हैं, लेबर हमारी सस्ती है, हमारा डोमेस्टिक बहुत स्ट्रॉन्ग है और लेबर हमारी टेक्नोलॉजी जानती है।
वैल्यू एडेड गारमेंट बांग्लादेश नहीं जानता उतना, वियतनाम तो सारा चाइना के बेस पर चाइना के बेस पे चल रहा है। वैल्यू एडेड गारमेंट इंडिया बड़ी अच्छी तरह इंडिया- बनाती, तो इसको इन फ्यूचर में टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। तो आगे आप किस किस टेक्नोलॉजी को फोकस सर करेंगे? अभी तो एआई पे हम फैशन और ऑटोमेशन पे ज्यादा फोकस करेंगे आने वाले 2-3 साल के अंदर, जिसके अंदर की हर चीज को ऑटोमेटेड पे आ जाए, लेबर इंटेंसिटी कम हो जाएगी हमारी डिपेंडेंसी। पर हम लेबर को एलिमिनेट कभी भी नहीं कर सकते सर। अगर कोई एक कंट्री बोले या हम बोले कि हम अब लेबर पे डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं रहेंगे, वो पॉसिबल कभी भी नहीं है। लेबर तो रहेगी पर ऑटोमेशन से उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी उसकी प्रोडक्शन लाइन की, तो उससे उसको एक्सपोर्टर को या डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को बेनिफिट बहुत मिलेगा, जिससे उसके अंदर हौसला बनेगा री इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जब 4 पैसे बचेंगे तो वो इन्वेस्ट करेगा, अगर उसके बाद बचेगा ही कुछ नहीं तो इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा। एक और ट्रेंड आ रहा है कि पहले क्या होता था, बड़े शहरों में जहाँ फैक्ट्री थी वहाँ लेबर जाती थी, अब जहाँ लेबर है, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, रीजनल क्लस्टर में अब इंडस्ट्री लग रही है, जैसे बहुत सारे सिलाई मशीन, वो कैसे? सर जैसे अभी हमारे को आने से पहले यहाँ पे झारखंड से एसोसिएशन का फोन आया था, दे आर मेकिंग अ क्लस्टर देयर। वो एसोसिएशन गवर्नमेंट एक क्लस्टर बना रही है, उनकी टीम ने कल विजिट किया था यहाँ पे कि हम कैसे वहाँ पे क्लस्टर है, आपके लोग कैसे जुड़ सकते हैं। तो छोटे छोटे शहरों के अंदर अब गवर्नमेंट जो क्लस्टर्स बना रही है, अपैरल पार्क बना रही है, वो इसीलिए कर रही है कि जहाँ पे लेबर इंटेंसिटी है, लेबर की अवेलेबिलिटी है, इंडस्ट्री वहाँ शिफ्ट कर जाए, जिससे वहाँ का उस स्टेट का भी ग्रोथ होगा और हमारी भी कॉस्ट भी कम पड़ेगी। दिल्ली, बैंगलोर, बैंगलोर अहमदाबाद एंड कलकत्ता नाउ। नाउ इन कलकत्ता। यस, नाउ इन कलकत्ता। हाँ, सानी साहब का रीजन था, जैसे न्यूज है हाँ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, हाँ, तो न्यूज को सर ने पूरा करवा दिया एग्जीबिशन के अंदर अनाउंस करके हाँ। कि वी आर अनाउंसिंग कलकत्ता आल्सो। तो आपका जो अहमदाबाद था, अहमदाबाद बंगलोर में क्या आप, क्योंकि रीजनल एग्जीबिशन करने में एक नेशनल इंटरनेशनल एग्जीबिशन करने में बड़ा फर्क होता है, तो आप उसको कैसे मैनेज किए और आगे क्या प्लानिंग है? सर दिल्ली का तो शो हमारा मेजर शो है, ऑल्टरनेट ईयर हम बैंगलोर में और अहमदाबाद में करते हैं। तो आज की देखा जाए तो बैंगलोर इज ऑल्सो नॉट एन रीजनल शो, इट इज अ स्मॉलर शो, बट द पोटेंशियल ऑफ गारमेंटिंग हब साउथ में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो दैट इज वी कैन से इन पेपर वर्क्स और उसके अंदर की वो रीजनल शो है, बट वी हैव ऑल द मेजर प्लेयर्स जो दिल्ली के अंदर होते हैं, उनकी बड़ी नहीं तो छोटी प्रेजेंस वहाँ पे होती है। और कलकत्ता वी आर प्लानिंग बिकॉज वी हैव गेटिंग इंडस्ट्री के पीपल से बार बोला जाता है कि आप कलकत्ता में भी करिए, लेदर वाले काफ़ी पीछे पड़े थे, आप करिए क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है। तो ये 3-4 साल से प्लान में था, तो इस बार सर ने बोला कि नहीं, वी विल डू इट इन कलकत्ता ऑल्सो एंड वी हैव लॉन्च्ड द शो इन कलकत्ता एंड विल डू अ ग्रेट शो इन कलकत्ता। तो कहने का मतलब यह समझा जाए कि साल में आप 200 करेंगे या साल में 400 करेंगे, क्या फ्यूचर प्लानिंग है? सर अभी तो इस साल तो हम 3 करने के प्लान कर रहे हैं, अगले साल हो सकता है हम कोई और सिटी भी ऐड कर दे कि साल में 3 शो करें। अभी एज यू नो हमारा टाई अप IML के साथ हो गया है, इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट के साथ राकेश जी के साथ हो गया है। तो वी हैव गॉट अ बिगर प्लेटफॉर्म, बिगर रीच, बिगर ऑपरेशनल टीम, बिगर सपोर्ट। तो इससे एक हमारे को बूस्ट भी बहुत ज़्यादा मिलता है कि हमारे पीछे भी इतने लोग हैं काम करने के लिए, तो उसका बेनिफिट तो उठाना चाहिए सर इंडस्ट्री के लिए। इतने सालों के अनुभव के बाद आप जो इस इंडस्ट्री में रहे हैं, क्या अनुभव किया कि मतलब इंडस्ट्री कैसी है, लोग कैसे हैं, ये आपका जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है इसमें? सर देखो, मैं तो ऑपरेशंस में रहा हूँ हमेशा, बट हमने काफ़ी इंडस्ट्री को, लोग एक होता ना बैड फिगर, मैं ही रहता हूँ क्योंकि मेरे को रूल्स से फॉलो करके करना पड़ता है। अगर मैं नहीं फॉलो करूँगा तो मेरा काम नहीं होगा। ओपनिंग तो ओपनिंग वाले दिन ही होनी है, मशीन अगर पहले नहीं आएगी या रात को आएगी तब भी मुझे सुबह तक काम खत्म करना है। वो एक होता है ना कि ठीक है, किसी से लड़ भी लेता हूँ, प्यार से भी बात कर लेता हूँ, बाद में जाके माफी भी मांग लेता हूँ उनसे कि भाई हाँ, कि अगर कुछ हो गई गलती तो मुझे माफ करना। बट वो प्रेशर का टाइम होता है, आपने भी देखा होगा, मैं ज्यादा प्रेशर नहीं लेता, कोशिश काम डाउन करके ही पूरा काम करता हूँ। बट सबका सपोर्ट रहा है सारे एग्जीबिटर्स का। क्या इन 24 सालों में सिखा दिया आपको ये ऐसे व्यवहार बर्ताव करना, या डूइंग बाय लर्निंग मेथड से किया? नहीं सर, मैं शुरू से थोड़ा काम रहता था, प्यार से लोगों से काम करने की मेरी आदत है कि प्यार से जितना काम हो जाएगा, क्योंकि जब लेबर से आप प्यार से काम कराओगे ना, वो आउट ऑफ द वे जाके भी आपका काम करती है। 6 बजे के बाद शिफ्ट खत्म होगी, उसको बोल दूँ कि सर ये काम करना है, तो प्यार रहूँगा, प्यार से बात करूँ तो वो कर देगा।
गला कहता था छुट्टी हो गई, अब नहीं करता, कल करूंगा। तो वो धीरे धीरे ये सब चीजें समझता गया और ये एक लाइफ में बन गया, ऐड हो गई चीज कि पेशेंस से काम किया जाए। लास्ट नॉट लीस्ट, आगे आने वाली जनरेशन, जो आपने मेहनत की, आगे आने वाले जनरेशन के लिए कुछ मैसेज है, या पहले उनके बारे में बात करते हैं फिर सप्लीमेंट दूसरा होगा मेरा? सर देखो, जो मैं आज की जनरेशन को देखता हूँ ना, उनमें पेशेंस लेवल बहुत कम है। जो मेरा अनुभव कहता है कि जो भी नई जनरेशन आती है उनको पेशेंस लेवल रखना चाहिए। अगर पेशेंस नहीं होगी ना तो दिक्कत लाइफ में प्रोफेशनली भी और फैमिली वाइज ही दिक्कत करेगी, जो आज की डेट में यंग जनरेशन मिस कर रही है। वो टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा काम करती है, पर्सनल रिलेशनशिप पे कम काम करती है, जो हम लोग पर्सनल पे काम ज़्यादा करना चाहते हैं। एक 1 to 1 सबसे बात करते हैं, हर एक आदमी की सोल्यूशन निकालते हैं। आज की डेट में आदमी चाहता है जो यंग जनरेशन एक क्विक एक्सेस कैसे मिले। तो मेरा तो ये सजेशन रहेगा, जो भी नई जनरेशन आ रही है पेशेंस करें, काम को सीखें, कंप्लेंट से पहले उसका सोल्यूशन सोचे। हर आदमी कंप्लेंट लेके आने से पहले उसका सोल्यूशन सोचेगा, यार इसको मैं ऐसे कर लूँगा तो ज़्यादा बेटर है। तो कंप्लेंट करने के लिए तो 500 आदमी आज खड़ा कर लो, आप किसी को बोलो सब कंप्लेंट लेके आ ही जाएंगे। उसका सोल्यूशन क्या है वो पहले ढूंढ लेके रखना। इंडस्ट्री के लिए कुछ संदेश? Sir, I wish all the industry people to grow. They will grow, GT will grow. And once we grow, industry grow, and government will also grow, and Make in India will also grow, and will make for the world. मेरा ये मोटो है। Hope for the better maximum participant for international in the coming years. Definitely, sir. By next year, we'll have much more participation. In Bangalore also, we have started getting the bookings now only. China has already blocked around 24 stalls with us for Bangalore. ये यस्टरडे की डेवलपमेंट है, जो 24 बूथ के करीब उन्होंने हमारे होल्ड करा दिए। मिच्योर कितने होते हैं, इट इज टू अर्ली टू से, बट दे हैव ब्लॉक्ड अ सर्टेन एरिया फॉर बैंगलोर आल्सो। मजा आ गई। थैंक यू त्रिपाठी जी फॉर योर टाइम। थैंक यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।